हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का इकाई नंबर 1 यूनिट 1 सॉल्यूशन यानी कि विलियन का वन शॉट वीडियो कवर करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर मिलेगा। और आप सभी से रिक्वेस्टेड है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो सारा कॉन्सेप्ट, क्या पढ़ना कैसे पढ़ना, आपको पूरा एनालाइज हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इकाई नंबर 1 चैप्टर का नाम है विलियन सॉल्यूशन। पूरा कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो पर देखेंगे। सबसे पहला बात आता है विलियन और सांद्रता को समझेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है और कंसंट्रेशन टर्म्स को देखने वाले हैं। तो विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जिसका संगठन यानी कि कंपोनेंट कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है, इसे कहते हैं सॉल्यूशन। ठोस विलयन का जो उदाहरण की बात करें तो हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम में विलयन, गैस का ठोस में विलयन कहेंगे। ये विलयन के प्रकार कहलाएगा। फिर बात करेंगे सांद्रता को व्यक्त करने की विधि। इनमें से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज बराबर होता है अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान होता है गुणा 100 करेंगे तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात होता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत W/WC से प्रदर्शित करेंगे और सूत्र को याद कर लेना है। ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन भाग प्रति 10 लाख को क्या कहते हैं? ppm कहते हैं। इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है प्रदूषण मापने में किसे उपयोग किया जाता है? तो प्रदूषण मापने की जो इकाई होगी वो ppm होगा। उसके बाद है मोलरता। मोलरता को कैसे आप याद रखेंगे? 1 लीटर विलयन में विलेय के मोल को मोलरता कहते हैं। मोलरता का जो सूत्र होता है W बराबर M बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V इन ml में होता है। ml में चेंज कर दिए हैं, ताप पर ये निर्भर करता है। तो मोलरता का सूत्र ये हो जाता है। फिर है आपका मोललता। तो मोललता का 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोल को मोललता कहते हैं। जो मोलरता होता है उसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता और मोललता पर डिफरेंस करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इन्हीं शब्दों को याद करना है, इन्हीं फॉर्मूला को याद करना है। पहले परिभाषा लिखना है, सूत्र लिखना है, निर्भरता को आपको बताना है। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोल को उसका मोललता कहते से स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी फॉर्मूला आपका क्या है? WB अपॉन MB, WB इंटू 1000 ऑन द न्यूमरेटर यानी कि अंश भाग पर, और हर भाग पर आएगा MB इंटू WA। यहाँ पर दो घटकों की बात होगी, यहाँ पर विलयन की बात नहीं होने वाला है। तो MB इंटू WA होगा ग्राम में। यहाँ पर V ml में था, यहाँ पर WA आएगा और ताप से ये स्वतंत्र होता है। नॉर्मलता की बात करें तो 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांक को क्या कहते हैं? उसकी नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता का जब सूत्र निकालते हैं तो WB इंटू 1000 बाय तुल्यांकी भार इंटू V इन ml। सेम दिख रहा है आपका
मोलरता के जैसे। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस है तुल्यांक भार वाले पद का। फिर बात करेंगे आपकी फॉर्मेलिटी यानी कि फॉर्मलता की। तो फॉर्मलता का क्या होता है? फॉर्मलता 1 लीटर ग्राम सूत्र भारों की संख्या को उसकी फॉर्मेलिटी कहते हैं। ये आयनिक यौगिकों के लिए लागू होता है। मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में आपको क्या शब्दावली को याद रखना है? एक अवयव का मोल, कोई भी अवयव हो सकता है, वो विलायक हो सकता है, वो विलेय हो सकता है, अपॉन कुल मोल, तो इसे कहेंगे मोल फ्रैक्शन कहेंगे। अलग अलग घटकों के लिए ये प्राप्त होगा। फिर बात करेंगे महत्वपूर्ण अंतर आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए। मोलरता व शेष मोललता 3 अंक के लिए प्रश्न या 2 अंक के लिए प्रश्न यहाँ पर से अंतर दिया जा सकता है। मोलरता आयतन पर आधारित है, जबकि मोललता द्रव्यमान पर आधारित है। ताप से बदलती है, ताप से नहीं बदलती है। फिर आपका जो है 1m वर्सेस 1n H2SO4, इसके बारे में 1 मोल अधिक सांद्र है क्योंकि 1 मोल में 98 ग्राम पर लीटर अम्ल है, जबकि एक नॉर्मल में 49 ग्राम पर लीटर तुल्यांकी भार अम्ल है। तुलनात्मक प्रश्न में ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक हो जाता है कवर। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो आएगा उनका प्रॉपर नोटिफिकेशन पूरे स्टूडेंट तक के आ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे आपकी विलेयता और हेनरी का नियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, इसको याद कर लेना है। तो हेनरी का नियम क्या होता है? स्थिर ताप पर यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होता है? किसी द्रव में गैस की विलेयता स्मॉल एम, गैस की विलेयता को स्मॉल एम से प्रदर्शित किए गैस के दाब पी के समानुपाती होती है। यानी कि आपका जो फॉर्मूला निकल कर आता है एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी, यानी कि गैस के दाब। अब हम इसको कांस्टेंट लेकर हल करेंगे तो P बराबर हो जाएगा KH इंटू एक्स। एक्स का मतलब होगा आपका मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा P इक्वल टू KH इंटू एक्स। जो द्रव में गैसों की विलेयता होगी वो मोल प्रभाज ही होता है। KH का महत्व की बात करेंगे कि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलेगा और इस कॉन्सेप्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया जा सकता है। तो आपको एक एक चीज बारीकी से PDF से पढ़ते जाना है। तो KH का महत्व क्या होता है? KH का मान जितना अधिक होगा गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी। तो KH की निर्भरता आपको देखने को मिल गया। KH का मान जितना ज़्यादा होगा गैस की विलेयता कम होगी। तो एंटी प्रोपोर्शनल यहाँ पर संबंध देखने को मिलता है। उसके बाद इसके एप्लीकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये अनुप्रयोग भी एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 अंकों के लिए। सोडा वाटर के बोतलों को उच्च दाब पर बंद करना हेनरी के नियम के अनुसार होता है। CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए उच्च दाब पर इसको बंद किया जाता है। एनोक्सिया यानी कि ऊंचाई पर O2 का आंशिक दाब कम होता है। O2 का आंशिक दाब वेपर प्रेशर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, वो कम होता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन कम हो जाती है और सोचने की क्षमता घट जाती है। तो अनुप्रयोग वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें अपना दिमाग लगाकर आंसर लिखना पड़ता है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद बात करें द्रवों की विलेयता की बात करेंगे तो ये आपको
आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट से निकलकर ये क्वेश्चन निकाला जा सकता है। तो द्रवों की विलेयता की बात करें तो ध्रुवीय यौगिक जो जल में आयनों में टूटता है उसे ध्रुवीय यौगिक कहेंगे, जैसे कि अल्कोहल और ग्लूकोज जल में विलेय होता है। क्यों, तो ये पूछेंगे तो हाइड्रोजन बंध के कारण, ये हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। फिर अध्रुवी की बात करें तो इसमें बेंजीन, टॉलुइन, क्लोरोफॉर्म जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं, इनसॉल्युबल होता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो वेपर प्रेशर और राउल्ट के नियम से बनेगा। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, वाष्पदाब और राउल्ट का नियम, यानी कि राउल्ट के नियम को पढ़ेंगे और इसके सूत्र को आपको बुक से देखना है। ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न रहने वाला है, डेरिवेशन है ये। तो अवाष्पशील विलेय के लिए लगता है ये नियम, राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ। तो इसको कैसे समझेंगे, कैसे हम इसको दिमाग में रख पाएं, तो किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। उसके बाद इस गणितीय व्यंजक जो निकल कर आता है PA0 शुद्ध विलायक का वाष्पदाब माइनस PA/PA0 इक्वल टू XB इक्वल टू NB/NA प्लस NB, ये सूत्र होता है गणितीय व्यंजक राउल्ट के नियम का। इसका प्रतिपादन आपको बुक से करना है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का। फिर बात करेंगे आपके अंतर इस साल पूछे गए हैं, इन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं। आदर्श और अनादर्श विलयन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर डिफरेंस करेंगे, कंपेयर आउट करेंगे। इसमें सबसे पहले अपन एक कॉलम बनाएंगे गुण का, एक कॉलम बनाएंगे आदर्श विलयन के लिए, एक कॉलम बनाएंगे अनादर्श के लिए, और साथ ही साथ इसको तुलनात्मक करेंगे राउल्ट का नियम से पहले। तो पालन करते हैं राउल्ट के नियम का, यानी कि PA इक्वल टू PA0 XA, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन में। साथ ही साथ उसको देखेंगे फिर धनात्मक विचलन से, फिर ऋणात्मक विचलन से। डेल्टा H मिक्स यानी कि एंथैल्पी का परिवर्तन यहाँ पर क्या होता है, शून्य होता है, और अनादर्श के लिए क्या होता है, शून्य नहीं होता है। यहाँ पर डेल्टा V आयतन में जो परिवर्तन होता है वो शून्य होता है। उदाहरण जरूर याद रखेंगे, उदाहरण है इसका बेंजीन प्लस टॉलुइन होगा। अनादर्श विलयन में दो प्रकार से होते हैं अनादर्श विलयन, एक धनात्मक विचलन वाले और एक होता है आपका ऋणात्मक विचलन वाले। तो ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, और इसका जो PA का जो मान होता है वो बड़ा होता है PA0 XA से, और ये पालन भी नहीं करते हैं, और इसका जो मान होगा वो छोटा होता है। ये धनात्मक होता है इसमें मान, और धनात्मक है तो कौन सी प्रकृति का होगा, ये कॉन्सेप्ट आपका निकल कर आता है। तो ये होता है उष्मा शोषी होता है। ये ऋणात्मक होता है तो ये इसमें आएगा आपका उष्माक्षेपी। ऑब्जेक्टिव ऐसे बीच बीच से निकलकर पूछा जाता है। उसके बाद है धनात्मक, आयतन बढ़ता है, ऋणात्मक में क्या होता है, आयतन घटता है। इसका जो उदाहरण आएगा अनादर्श विलयन का वो होगा एथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन होगा। इसमें क्लोरोफॉर्म और एसीटोन होंगे। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर एजियोट्रॉप का भी टॉपिक दिया जा सकता है, इसे भी आप लगेगा कि मिसिंग कर दिए, तो इसको भी आपको नहीं छोड़ना है। एजियोट्रॉप्स में दो टॉपिक आएगा, निम्न क्वथन मिनिमम बॉइलिंग और उच्च क्वथन मैक्सिमम बॉइलिंग। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं उसे निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण में 95% एथेनॉल प्लस जल का मिश्रण निम्न क्वथन
स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। उच्च क्वथन की बात करेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग की बात करेंगे तो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। उदाहरण में आ जाएगा नाइट्रिक एसिड प्लस जल का कॉम्बिनेशन। फिर है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आपको छोड़ना नहीं है। इसमें आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म, सबसे पहले इसकी परिभाषा को दिमाग में आपको माइंड पर रख लेना है, क्योंकि पता होना चाहिए। अगर ये परिभाषा पता है तो आगे की आपको इनके टाइप्स को पढ़ पाना आसान होगा। ये गुण केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें जो पहला टॉपिक आता है आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये आपके जो कॉन्सेप्ट का जो डेरिवेशन निकलता है वो राउल्ट्स लॉ के थ्रू निकलता है। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। अणुभार ज्ञात करना, यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है mb इक्वल टू wb मल्टीप्लाई ma अपॉन wa मल्टीप्लाई p नॉट माइनस p अपॉन p नॉट होता है। तो इसका आपको डेरिवेशन भी करना है, इसको समझना है, इसको लिए बुक आप यूज़ करेंगे। उसके बाद सेकंड है आपका क्वथनांक में उन्नयन यानी कि डेल्टा टीबी। इसको क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। और क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई एम होगा। तो मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बी, इसी को कहते हैं के बी, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। एक मोलल विलयन 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो ऐसे बीच बीच से भी क्वेश्चन को केमिस्ट्री में पूछा जाता है, आपको किसी को छोड़ना नहीं है। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा और ये सारी पीडीएफ वहाँ से आप ले पाएंगे और अपनी एग्ज़ाम को बेहतर कर पाएंगे। उसके बाद है आपका हिमांक में अवनमन। तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ विलेय मिलाने पर हिमांक यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नाम में ही समझ आ रहा है। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई ऑफ एम, जहाँ पर मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक जिसको के एफ कहेंगे, एक मोलल विलयन के हिमांक में होने वाले कमी को मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। फिर आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल कर आता है, अगर ये टॉपिक आपने छोड़ दिया तो एग्ज़ाम का भी 1 नंबर आपका छूट सकता है। एंटीफ्रिज के बारे में भी पता होना जरूरी है। एथिलीन ग्लाइकॉल जल के हिमांक को कम करता है, कार रेडिएटर में उपयोगी होता है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट काम करता है पेपर के लिए। उसके बाद है परासरण दाब, जिसको पाई से डिनोटेट करते हैं। वह बाह्य दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली से होने वाले विलायक के प्रवाह को रोक दे वह परासरण दाब कहलाता है। इसको पाई से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है वन हाफ का समीकरण, पाई इक्वल टू होता है सी आर टी होता है। यहाँ पर पाई वी इक्वल टू एन आर टी, सी का जो होता है एन अपॉन वी होता है। तो यहाँ से आपने ट्रांसफर किया, पक्षांतर किया और जो समीकरण बना पाई वी इक्वल टू एन आर टी हो गया। उसके बाद जैविक महत्व की बात करें तो पौधों द्वारा जल का अवशोषण परासरण दाब का जैविक महत्व के टॉपिक में आता है। रक्त कोशिकाओं का फूलना सिकुड़ना ये जैविक महत्व होता है। फिर समपरासरी विलयन में आपको 3 पढ़ना, अति परासरी,
अल्प परासरी तो सम परासरी को आपको समझ में आ जाना चाहिए। समान परासरण दाब वाले विलयन पाई 1 इक्वल टू पाई 2 अतः C1 इक्वल टू C2, ये कहलाता है सम परासरी विलयन। इसमें दो टाइप्स बनेंगे, अल्प परासरी, अति परासरी, और ये सम परासरी हो जाता है। उसके बाद है आपका वॉन्ट हाफ गुणांक और असामान्य मोलर द्रव्यमान के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। जब विलयन में संगुणित या वियोजित होता है, क्या होता है, विलयन में संगुणित यानी कि एसोसिएटेड और डी एसोसिएट होता है तो कणों की संख्या बदल जाती है। तो वॉन्ट हाफ गुणांक की बात करें जिसको I से प्रदर्शित करते हैं, इसका जो सूत्र होता है सामान्य अणुभार अपॉन प्रेक्षित अणुभार होता है, बराबर लिख सकते हैं प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म अपॉन सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म, ये सूत्र होता है। वियोजन, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। वियोजन कब होगा, I का मान ग्रेटर देन 1। उदाहरण में सोडियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, कण बढ़ते हैं, कथनांक और परासरण दाब अधिक होता है, ये कॉन्सेप्ट है। संगुणन की बात करें तो I<1, उदाहरण में आएगा बेंजीन में बेंजोइक अम्ल, कण कम होते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कवर होता है। तो आपको सारी चीज़ें क्लास 12th में पढ़ने पड़ती है। इस तरीके से पढ़ोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने होगा उसको आप आसानी से कर पाएंगे। इस लेवल का होता है केमिस्ट्री। उसके बाद तुलनात्मक प्रश्न आपको पढ़ना है। यदि सांद्रता समान 0.1 मोल हो तो अणुसंख्य गुणों का क्रम कणों के संख्या के आधार पर बेरिलियम क्लोराइड जहाँ पर 3 आयन, सोडियम क्लोराइड 2 आयन, और उसके बाद यानी कि बेरिलियम क्लोराइड 3 आयन इज ग्रेटर देन यहाँ पर NaCl 2 आयन इज ग्रेटर देन ग्लूकोज और यूरिया, एक कण वियोजन नहीं। और BaCl2 का कथनांक और परासरण दाब सबसे अधिक होगा और हिमांक वाष्प दाब सबसे कम होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। फिर है महत्वपूर्ण आपको कारण करना है। तो महत्वपूर्ण कारण में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करना है और उसके बारे में कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। पहाड़ों पर बर्फ धीरे पिघलती है, क्यों? तो ऊंचाई पर वायुमंडलीय जो दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो कम होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये इसका कारण होता है। किशमिश पानी में फूलती है। अंतःपरासरण की क्रिया होती है, इसमें परासरण की क्रिया के कारण किशमिश पानी में फूलती है और चीनी के घोल में सिकुड़ती है क्योंकि उसमें बाह्य परासरण होता है। फिर चौथा आपका रीजनिंग क्वेश्चन है, नसों में इंजेक्शन देते समय 0.9% NaCl सैलिन वाटर सुरक्षित है क्योंकि यह रक्त के साथ समपरासरी होता है। यदि सांद्रता कम हो तो कोशिकाएं फूल जाएगी, यदि अधिक हो तो सिकुड़ जाएगी। तो किसी भी टाइप्स के रीजनिंग लिया जा सकता है। गर्म करने पर विलयन A+B बनता है तो ऊष्माक्षेपी होने के कारण यह ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद जल में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाने पर हिमांक घट जाता है। तो जल में ग्लाइकॉल मिलाने से हिमांक क्या होता है, घट जाता है क्योंकि यह एक अवाष्पशील विलेय की तरह कार्य करता है। तो इस तरीके से इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद है आपको आंकिक प्रश्न में ये 3 टाइप्स के आंकिक प्रश्नों को सबसे पहले देखना है क्योंकि यही टॉपिक्स आपके प्रीवियस ईयर के पेपर पर भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मोलरता 8 ग्राम NaOH 250 ml जल में। तो यहाँ पर आपका कैसे निकलेगा, दिया गया भार है 8 और NaOH का जो परमाणु भार निकल कर आएगा, आणविक भार निकल कर आएगा वो 40 होगा इंटू 1000, क्योंकि हमें ml में यूनिट दिया गया है तो ml के लिए फॉर्मूला लगाएंगे
और नीचे पर आ जाएगा 250 और इससे आप कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकालेंगे तो 0.8 मोल आएगा। तो इस तरीके से आपके मोलरता के क्वेश्चन करना है। फिर मोलरता की बात करेंगे तो 2.82 ग्राम ग्लूकोज और यहाँ पर MW होता है इसका 180, 30 ग्राम जल पर निकालना है तो 2.82 इंटू 1000 180 इंटू 30 इसका फिर सिंपल करके आंसर आ जाएगा 0.52 m होगा। फिर नॉर्मलता के अगर कैलकुलेशन अगर आता है तो 0.63 ऑक्जेलिक अम्ल तुल्यांकी भार 63 500 ml में निकालेंगे तो इसका भी आपको आंसर कैलकुलेशन करने आ जाएगा। फिर है आपका मोल प्रभाज कैलकुलेशन करने के लिए आपका अगर क्वेश्चन आता है 3.65 SCl और 500 ग्राम जल दिया गया है तो यहाँ पर SCl का जो मोल निकालेंगे 3.65 अपॉन 36.5 तो 0.1 मोल निकल कर आता है। फिर जल का निकालेंगे तो 27.77 फिर SCl का मोल कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपका 0.1 SCl का मोल निकल कर आया अपॉन क्या है 0.1 प्लस 27.77 तो यहाँ से मोल प्रभाज का कैलकुलेशन आपको कर लेना है। फिर अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे, हिमांक अवनमन से या कथनांक उन्नयन से। आपको गिवन इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा जैसे कि WB यहाँ पर दिया है 1.80 ग्राम, WA दिया गया है 90 ग्राम, डेल्टा TB का वैल्यू यहाँ से आपको दिया रहेगा जिससे आपको ये निकालना आसानी होगा। 351.10 माइनस 350.22 इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.88 केल्विन निकल कर आता है और KB का वैल्यू भी आपको गिवन रहेगा। प्लग इन करके फॉर्मूला पर रख कर हिमांक अवनमन की परिभाषा उनके सूत्र पर रख कर इसका मान आप निकाल सकते हैं। समपराशरी विलयन के लिए अगर आता है, अगर ये रीजनिंग आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है 6 ग्राम पर लीटर यूरिया जिसके लिए M1 का जो मान है वो 60 है, विलयन को सुक्रोज M2 342 के किस सांद्रण पर समपराशरी है तो W1 अपॉन M1 इक्वल टू W2 अपॉन M2 के कॉन्सेप्ट पर रखेंगे और W2 का मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। मास परसेंटेज का जो कैलकुलेशन है वो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए सही रहेगा। 22 ग्राम बेंजीन प्लस 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन का प्रतिशत आपका कैसे निकलेगा 22 डिवाइड बाय 22 प्लस 122 इंटू 100 कर देंगे तो इसका मास परसेंटेज आ जाएगा 15.27% होगा। तो इस तरीके से वन शॉट पर इस चैप्टर को पूरा कवर कर लिया गया। और कौन से चैप्टर्स को वन शॉट में आप जल्दी कवर करना चाहते हैं वो आप कमेंट पर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए और कोई भी आपको समस्या हो तो कमेंट पर उसका विचार को लिखें। थैंक यू सो मच।